महाराष्ट्र से दो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और ये दोनों खबरें महाराष्ट्र के मूड को बताने का काम करती है। बीजेपी का एनडीए का कुनबा वो कितना एकजुट है या उस कुनबे के अंदर कितनी दरार पड़ चुकी है, कितनी फूट पड़ चुकी है, इस बात को बताने के लिए ये दो खबरें काफी है। एक खबर अमित शाह ने कहा है, अमित शाह का एक बयान है, अमित शाह ने एक बयान दिया है, उस बयान पर आधारित एक खबर है। और दूसरी खबर नितिन गडकरी का एक बयान है, उस बयान पर आधारित है। दोनों अपने आप में बड़े नेता हैं। अमित शाह पार्टी के नंबर 2 की हैसियत के नेता और नितिन गडकरी वो अपने आप में एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो पार्टी के अंदर भी बड़े नेता हैं और पार्टी के बाहर यानी विपक्ष में भी बड़े नेता हैं। तो दोनों पर बात करेंगे कि क्या वाकई एनडीए का कुनबा अब सही सलामत नहीं है और एनडीए में बड़ी फाड़ हो चुकी है। दोनों बड़ी बात मैं आपको एक एक करके बताता हूं, फिर डिटेल में इस पर बात करेंगे। सबसे पहले अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री का चुनाव हम बाद में करेंगे। यानी एकनाथ शिंदे से किनारा कर लिया है। एकनाथ शिंदे अब पार्टी के नेता नहीं है या गठबंधन के नेता नहीं है, यह साफ तौर पर है। अमित शाह ने कह दिया है कि जो भी समीकरण बनेंगे चुनाव के बाद में उसके आधार पर तय होगा। अभी तक तो जो है वो एकनाथ शिंदे को आगे करके चल रहे थे, लेकिन अब हाथ खड़े कर लिए हैं और इसके पीछे वजह क्या है इस पर डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा बयान नितिन गडकरी का, नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि पार्टी के अंदर अब मेरी भूमिका नहीं है, पार्टी के लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। मतलब नितिन गडकरी अपनी नाराजगी साफ तौर पर दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि बीजेपी के अंदर जो बाहर से आए हुए लोग हैं, और इशारों में ये भी कह दिया कि जिन्होंने बहुत अच्छी फसल पैदा करके दी है उनमें कीड़े लग गए हैं, कीड़े मारने की दवाई जो है वो छिड़कनी पड़ेगी। तो नितिन गडकरी के बयानों से भी हंगामा मचा हुआ है और महाराष्ट्र की तस्वीर को आप जरा समझेंगे तो फिर समझ में आएगा कि सब कुछ अलग थलग पड़ा हुआ है। क्योंकि इससे कुछ दिन पहले ही बयान आया था अजीत पवार का, और अजीत पवार ने कह दिया था साहब हमें जरूरत नहीं है, ये बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति अपने घर में रखिए, उत्तर प्रदेश में रखिए, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सारा गड़बड़ झाला यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बयानों को देखिए और फिर उसके बाद में डिटेल में इस पर बात करते हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद सभी बैठ करके मुख्यमंत्री के चेहरे पर विचार विमर्श करेंगे। दो टूक कह दिया है कि एकनाथ शिंदे को हम अपने साथ में नहीं रखेंगे और ये पार्टी के सबसे बड़े नेता के मुंह से कहलवाया गया है। इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? क्या देवेंद्र फडणवीस वो बहुत ज्यादा नाराज हैं, देवेंद्र फडणवीस के लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं, या भाजपा के अंदर लोग इस कदर नाराज हो गए हैं कि वो एकनाथ शिंदे के साथ खड़ा भी नहीं होना चाहते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान से पहले ही नए सीएम को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटेगा। विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन के साझेदार मुख्यमंत्री पद पर फैसला लेंगे। अब जरा इसको विस्तार से समझिए, आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। एकनाथ शिंदे को लेकर के पहले दिन से ही देवेंद्र फडणवीस और उनका कुनबा, उनके समर्थक वो नाराज थे कि जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को होना चाहिए उस कुर्सी पर एकनाथ शिंदे को बैठा दिया गया। मतलब देवेंद्र फडणवीस को इस बात को लेकर के नाराजगी नहीं थी, इस बात को लेकर के दिक्कत नहीं थी कि आप क्यों लेकर के आ रहे हैं एकनाथ शिंदे को, क्योंकि एकनाथ शिंदे को लाए बगैर तो सरकार ही नहीं बन सकती थी। लेकिन वो इस हक में थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरे पास रहे और डिप्टी सीएम वो कुर्सी एकनाथ शिंदे के पास में जाए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस आखिरकार उनको कड़वा घूंट पीना पड़ा और एकनाथ शिंदे के नीचे बैठना पड़ा। फिर उनको लगा कि चलिए 2 महीने 4 महीने है, बीजेपी अपने थोड़ी सी पकड़ मजबूत कर लेती है, फिर उसके बाद में कुर्सी बदल जाएगी। लेकिन कुर्सी नहीं बदली।
कुर्सी नहीं बदली, पहले पहले जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, देवेंद्र फडणवीस का बड़ा चेहरा मुरझाया हुआ सा रहता था, हर तरीके से वो अपनी नाराजगी दिखा रहे थे। लेकिन बाद में मोदी शाह के सामने देवेंद्र फडणवीस की कुछ नहीं चली और मोदी शाह ने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार चलाना है तो सीएम शिंदे को ही बनाना पड़ेगा। कड़वा घूंट पी करके देवेंद्र फडणवीस रह गए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस वो इस वक्त में चाहते हैं कि कल को अगर सरकार आ गई तो फिर ये कुर्सी जो है वो इस तरफ कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे, और अगर कुर्सी कॉम्प्रोमाइज करनी है तो डिप्टी सीएम बनने का कोई मजा नहीं है, फिर आप ले जाओ सरकार को। क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि भैया महाराष्ट्र तो एटीएम है, बाकी सारा पैसा तो दिल्ली जाना है। अब दिल्ली पैसा जाना है, कुर्सी का रोब भी पूरा नहीं मिल रहा, तो देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि भैया टाटा बाय बाय धन्यवाद। अब ये चीजें साफ तौर पर जो है वो निकल करके सामने आने लगी। दूसरी बड़ी बात ये कि बीजेपी का जो नीचे तक कार्यकर्ता है, देवेंद्र फडणवीस ने उसको भी मैसेज पहुंचा दिया कि भाई हम किसके लिए वोट मांगे, क्या दूसरे लोगों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांगे? और देवेंद्र फडणवीस तो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब वो इस बात को लेकर के रो रहे हैं कि भाई हम दूसरे लोगों को मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे तो हमारी बारी कब आएगी? भाजपा तो यहां पर पिछलग्गू पार्टी बनकर के रह गई है। पिछलग्गू पार्टी के तौर पर थोड़ी ना हम लोग यहां पर सरकार में आए थे, पिछलग्गू पार्टी के तौर पर थोड़ी ना हम लोगों ने यहां पर इतनी मेहनत की थी। तो इस बात को देवेंद्र फडणवीस ने बार बार अपने कार्यकर्ताओं से कहा और वो मैसेज नीचे तक पहुंच गया, और इसीलिए अब वो मैसेज दिल्ली तक भी पहुंचा दिया गया कि देवेंद्र फडणवीस को अगर आप सीएम घोषित नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो कर दीजिए कि ये एकनाथ शिंदे ही सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे, इस पर थोड़ा सस्पेंस डाल दीजिए। अगर इस पर थोड़ा सस्पेंस हो जाएगा तो फिर भी मामला शांत हो जाएगा और हमारा जो कार्यकर्ता है वो बिदकेगा नहीं, वो बिछड़ेगा नहीं। वो कार्यकर्ता कम से कम एक असमंजस में ही सही, लेकिन कम से कम थोड़ी मेहनत करेगा। तो एक ये रणनीति है जो बीजेपी यहां पर अपनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का जो वर्कर है वो साइलेंट हो जाएगा, और वैसे भी वो गद्दारी और ये सब जो है सुन करके पक चुका है, तो वो अब दूसरी तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। यानी दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा कि उद्धव ठाकरे के पीछे लगिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी अपने आप में सीएम फेस हैं। उद्धव ठाकरे सीएम फेस है, और सीएम फेस को जाहिर सी बात है उधर अगर लोग जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे, तो वो सीएम के साथ में रह करके अपना कल को काम करवाएंगे। तो ये साइड इफेक्ट है। इस साइड इफेक्ट से कैसे बीजेपी उभरेगी, इससे कितना नुकसान होगा, ये वक्त बताएगा। अब आते हैं जरा नितिन गडकरी साहब के बयान पर। नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मेरी महाराष्ट्र में कोई भूमिका नहीं है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नितिन गडकरी ने कहा है महाराष्ट्र में मेरी कोई भूमिका नहीं है, अपने आप को पूरी तरह से अलग थलग कर लिया है ये नितिन गडकरी ने। इसके बाद में उन्होंने कहा कि यहां के सभी नेता सक्षम हैं, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। तो पूरी तरीके से नाराजगी दिखा रहे हैं नितिन गडकरी और कह रहे हैं कि भैया मेरी जरूरत अब इन लोगों को नहीं है, और इसीलिए मैं महाराष्ट्र के अंदर नहीं हूं। देखिए बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं कि नितिन गडकरी महाराष्ट्र के एक बड़े नेता है, महाराष्ट्र के साथ साथ देश में बड़े नेता है। लेकिन नितिन गडकरी की आपने ये हैसियत कर दी है कि नितिन गडकरी जाए और रैलियां करके आ जाए और बात खत्म। मतलब इस तरह का काम दूसरे नेता करते हैं, जैसे कि स्मृति ईरानी होती है, हेमा मालिनी होती है, या भाजपा के अंदर और दूसरे नेता आप लगा लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगा लीजिए, जो भी बड़े नेता है भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर, वो जाते हैं, रैलियां करते हैं, होटल में रुकते हैं, वापसी आ जाते हैं। लेकिन नितिन गडकरी वो सोचते हैं कि भाई मेरी एक पारी क्यों ना हो इधर, मेरी एक पूछ क्यों ना हो इधर, और इसलिए टिकट बांटने से लेकर के और तमाम दूसरे फैसलों के अंदर जिस तरीके से उनको साइड में करके मोदी और शाह ने सारी बाजी चली है, उसके बाद में नितिन गडकरी कह रहे हैं कि भैया ठीक है तुम ही खेल लो, फिर मैं नहीं खेल रहा हूं, और वो अपना बैट बॉल लेकर के चले गए हैं। बात इतने पर ही नहीं रुकी, इसके बाद में उन्होंने एक और बयान दे दिया। बीजेपी में बहुत फसल है जो अच्छे अनाज के साथ में बीमारियां लाती है। जरा गौर से सुनिए, बीजेपी में बहुत फसल है जो अच्छे अनाज के साथ बीमारियां लाती है, इसलिए बीमार फसल पर कीटनाशक का छिड़काव जरूरी है।
नितिन गडकरी इस बात को कह रहे हैं। अब इस बयान को, इस बात को दो तरीके से देखा जा सकता है। एक इशारा तो उनका बाहर के नेता जो आए हुए हैं उनके ऊपर है, जैसे अजीत पवार को आप ले आए, जिसको चक्की पीसिंग आप बोल रहे थे, उनको आप लेकर के आ गए। तो अजीत पवार को लाए तो उसके बाद में पार्टी कार्यकर्ता कैडर सब नाराज हैं कि भाई आपने हमें पहले कहा कि शिंदे को सलामी दो, तो हमने शिंदे को सलामी दे दी। अब आप कह रहे हो कि नहीं, अजीत पवार को भी सलामी दो, जिस अजीत पवार को लेकर के सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और अब वही अजीत पवार जो है वो नवाब मलिक को टिकट दे रहे हैं, जिस नवाब मलिक को देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के तमाम और बड़े नेता वो कहते थे कि भाई इनका अंडरवर्ल्ड के साथ में संबंध है, ये तो जो है वो डी कंपनी के लोग हैं, दाऊद के कंपनी के लोग हैं। इस प्रकार की जो बातें कही गई और उसके बाद में भी अजीत पवार सर पर बैठ गए, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। तो इससे जो है वो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो नेता है वो नाराज हैं कि बाहर से आए हुए नेताओं के हम पैर दबा रहे हैं हर जगह पर। असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा को वो सीएम बना दिया, भाजपा के नेता किनारे छोड़ दिए। अभी दिलीप मंडल को जो है वो मोदी जी ने अपना एडवाइजर बना लिया, बाकी नेताओं को किनारे छोड़ दिया। तो ये चीजें निकल करके जब सामने आती है तो बीजेपी के लोग परेशान होते हैं, बंद कमरों में अंदर अंदर रोते हैं, क्योंकि अब कोई कुछ सुनता नहीं है। मोदी शाह की बीजेपी है, यहां ना संघ की चलती है ना किसी और की चलती है, और संघ भी अब लाचार बेबस सा हो गया है मोदी के राज में। और जब हरियाणा की हार हुई तब और जो है लाचार बेबस। उससे पहले जो है वो आरएसएस प्रमुख के एक दो बयान आए थे कि आप अपने आप को भगवान मत मानिए, आप ये मत करिए, आप वो मत करिए, लेकिन अब वो सब चुप हो गए, साइलेंट हो गए। और संघ इस बात को देख रहा है कि कहीं पर महाराष्ट्र में अगर इनके हाथ में बाजी लग गई तो फिर ये वही हो जाएंगे जो पहले थे। मतलब जून 2024 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जो थे, ये वही हो जाएंगे जब जेपी नड्डा खुल करके कहते थे कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, अब बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई है। तो वो आरएसएस भी अब देख रही है, आरएसएस का कैडर भी देख रहा है, नागपुर के अंदर आरएसएस का मुख्यालय भी वो भी मॉनिटर कर रहा है कि ये भाजपा की स्थिति क्या है और भाजपा की स्थिति क्या हो तो अच्छा हो। ये सारी कैलकुलेशन इस वक्त में महाराष्ट्र में चल रही है। और कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में इस वक्त में जिस तरीके से जोड़ तोड़ का, हेर फेर का घुमाव जो है वो महाराष्ट्र में हो रहा है, इससे आप ये मान करके चलिए कि बीजेपी के अंदर असंतोष वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के अंदर अब स्थिति ये है, मुश्किल ये है कि कभी योगी आदित्यनाथ को लेकर के टेंशन पैदा हो जाती है, क्योंकि अजीत पवार ने साफ तौर पर कह दिया कि भैया ये बटेंगे तो कटेंगे, ये वाली राजनीति अब अपने घर रखिए, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। क्योंकि उनको साफ पता है महाराष्ट्र में दलित वोटर भी है, मराठा वोटर भी है, अपनी एक उनकी अपना एक अलग प्राइड है, अपनी एक अस्मिता है। आप उसको जो है वो जाकर के यहाँ की राजनीति थोपने का काम करें तो वो चलेगा नहीं। और अब जो है उसके बाद में शिंदे और अमित शाह के बीच में खटपट की खबर है, उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम बाद में देखेंगे, चुनाव के बाद में निपटेंगे। और दूसरी तरफ नितिन गडकरी जो है वो मुंह फुला करके बैठ गए हैं, ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की जो खिचड़ी है वो किस कदर खराब हो गई है या किस कदर खराब होने की कगार पर है, क्योंकि खिचड़ी केवल खिचड़ी नहीं है, खिचड़ी में मतलब दूध अलग है, नींबू अलग है, दही अलग है, मिर्च अलग है, अचार अलग है, और ये पता नहीं किस तरह की खिचड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी। जहां पर दूध और दही एक साथ पड़ रहे हो तो फिर वहां पर क्या ही संभावना आप देख सकते हैं। बाकी सवाल अब यह है कि ऐसे में इंडिया गठबंधन इस बिखरे हुए मैदान को कैसे संवारेगा। जो चैलेंज है वो ये है कि इंडिया गठबंधन, क्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे और उसके साथ साथ कांग्रेस के नाना पटोले और तमाम दूसरे नेता, क्या ऐसा माहौल महाराष्ट्र के लोगों को दिखा पाएंगे कि देखिए ये एक मजबूत गठबंधन है, मजबूती से महाराष्ट्र चला सकता है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र में गडकरी, अमित शाह, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, इन सब के अलग थलग बयान आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद में भी महाराष्ट्र में जो एक बड़ा वोटर है वो ये देखता है कि भाई कारोबार मुझे करना है और इसलिए सरकार स्टेबल रहे, सरकार को ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत हो। तो इंडिया गठबंधन ऐसा नहीं कि उसके हाथ में अपने आप आकर के गेंद गिर जाएगी। इंडिया गठबंधन को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। महाराष्ट्र कोई आम धरती नहीं है, वहां पर आम ही आम है।
गुठलियों के भी दाम हैं। तो ऐसे में उस जमीन को हासिल करने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। ऐसे ही जो है कुछ नहीं होने वाला है कि आप ये सोचिए कि भाजपा के अंदर जो है वो सिर्फ फुटअव्वल हो रही है और आप अपने घर में बैठे रहिए और बस आपका खेल अपने आप पूरा हो जाएगा। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी आखिरी अंत समय तक अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। तमाम तरह की बातें जो कही जा रही हैं वो एक प्रयोग के तरीके से भी हो सकती है कि बीजेपी यहां पर एक प्रयोग करने की कोशिश कर रही हो, उसको चेक करने की कोशिश कर रही हो, और उसके बाद में अभी हफ्ते 10 दिन का जो समय है फिर कोई और स्टेटमेंट आए, कोई और बातें कही जाए, तो बीजेपी जमीन को टटोल भी रही हो या जमीन को उथल पुथल करके देख रही हो। ऐसे में इंडिया गठबंधन को ना केवल चौकन्ना रहने की आवश्यकता है बल्कि पूरी तरीके से मजबूत रहने की आवश्यकता है। और अगर इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं होगा तो खेल खत्म। फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र जो है वो बीजेपी के हाथ से गया, क्योंकि हमारे सामने हरियाणा का चुनाव का नतीजा जहां पर तो इतने सारे धड़े भी नहीं थे, यहां पर तो महाराष्ट्र में 6 धड़े हैं बड़े, 3 धड़े उस तरफ हैं, 3 धड़े इस तरफ हैं। और जब इतनी टीमें हों तो उन टीमों को संभाल करके रखना, उन टीमों को एक साथ लेकर के चलना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और कौन सी टीम किसके लिए क्या नुकसान कर रही है, कौन सी टीम किसके लिए क्या फायदा कर रही है, किसकी टीम से किसको क्या नुकसान हो रहा है, किसकी टीम से किसको क्या फायदा हो रहा है, ये जो सारे समीकरण हैं वो सत्ता बनाने और बिगाड़ने के लिए अपने आप में काफी होते हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या कुछ रणनीति निकल करके सामने आती है। आपको खेल दिखाना पड़ेगा, महाराष्ट्र के लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा, यह बताना पड़ेगा कि हां आप कहां पर हैं, किस तरीके से हैं और किस तरीके से आप पूरे खेल को आप बना करके रख सकते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में व्यापारी वर्ग को अगर संतुष्टि नहीं हुई तो व्यापारी वर्ग आखिरी समय में बीजेपी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उसको कल को काम करना है, कारोबार करना है। और व्यापारी वर्ग ये नहीं चाहेगा कि कल को सरकार ऐसी बने जो अनस्टेबल हो। और अनस्टेबल सरकार का एक नुकसान ये होता है कि व्यापारी वर्ग ने पैसा दिया फला सरकार को और पता चला वो फला सरकार नहीं रही, फिर फला सरकार आ गई, फिर फला सरकार को भी पैसा दो। देखिए ये सारी बातें ऑन द रिकॉर्ड हम कहें कि सबूत नहीं है, क्या सबूत है वो बात अलग है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड सब बात बिल्कुल क्लियर है कि महाराष्ट्र में जो भी सरकार आएगी वो सरकार माला माल सरकार कहलाएगी। वहां पर खुल करके पैसा लूटा जाएगा, ये बात बिल्कुल साफ है। और ये सदियों से ये जो है महाराष्ट्र जैसे राज्य में आप उठा करके देखेंगे, थानों को उठा करके देखिए या और दूसरे पोर्ट उठा करके देखिए, पैसा ही पैसा। फिल्म इंडस्ट्री को उठा करके देखिए, पैसा ही पैसा, वहां पर पैसा ही पैसा है। होटल है दुनिया भर के, बड़े बड़े होटल हैं, तो दुनिया भर का पैसा है महाराष्ट्र में। और ऐसे में उस महाराष्ट्र को, उस पूरे तबके को, उस व्यापार जगत को आपको एक भरोसा देना पड़ेगा कि नहीं साहब, दिल्ली चाहे जितना मर्जी मजबूत डंडा करे लेकिन हम यहां पर आपके साथ मजबूती से खड़े हैं और टस से मस नहीं होने देंगे। ये उद्धव ठाकरे को दिखाना पड़ेगा, ये कांग्रेस पार्टी को, शरद पवार को, अपने लोगों को और तमाम अलग अलग लोगों को, क्योंकि व्यापारी इस वक्त में असमंजस के तौर पर दोनों चीजों को देख रहा है। और आखिरी में जिस तरफ व्यापारी पैसा फेंकना शुरू करेगा, जिस तरफ लोगों को इशारा करना शुरू करेगा, वो भी चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो बहरहाल देखते हैं महाराष्ट्र का जो समीकरण है वो किस तरह से बनता है। बाकी आप लोग बताइए आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।